Hello everyone, welcome to our channel. In this video we shall discuss our weekly current affairs. चलिए इस हफ्ते के करंट अफेयर्स उठा लेते हैं, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, टॉपिक्स थे जो हमें कवर करने चाहिए। सबसे पहली चीज तो हमें ये देखनी है कि कोविड 19 के ऊपर जो रिसेंटली न्यूज आई हैं, जो इसमें मैंने आपको बताया भी था। अगर आप मेरे हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की वीडियोस देख रहे हैं तो उसमें मैंने कुछ चीजें उठाई थी, कुछ मुद्दे, कुछ टॉपिक्स उठाए थे। उन टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। नाउ कोविड 19 रूरल पुअर स्टिमुलस फैसिलिटी, ये एक फैसिलिटी, देखिए जब भी किसी भी टर्म में किसी भी टॉपिक के अंदर फैसिलिटी वर्ड आ जाए तो मान के चलिएगा कि वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, वो फंड्स से रिलेटेड है, राइट। सो कोविड 19 पेंडेमिक और उसके रिलेटेड इकोनॉमिक स्लोडाउन से जो लाइव्स और लाइवलीहुड्स को खतरा आ रहा है, पर्टिकुलरली टू द वर्ल्ड्स मोस्ट वल्नरेबल पीपल, दिस इज समथिंग, ये मुद्दा उठाया है यूनाइटेड नेशंस ने। एंड यूनाइटेड नेशंस ने अपने ऊपर बीड़ा लेकर आईफैड प्रोग्राम जो है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, उसके तहत यूएस डॉलर्स 40 मिलियन डॉलर्स, यूएस 40 मिलियन डॉलर्स का फंड एक क्रिएट किया है। एंड इट वाज लॉन्च्ड एज एन अर्जेंट अपील फॉर एडिशनल फंड्स टू सपोर्ट फार्मर्स एंड रूरल कम्युनिटीज टू कंटिन्यू ग्रोइंग एंड सेलिंग ऑफ फूड। नाउ आईफैड बेसिकली क्या है, इसकी चर्चा हम करेंगे। एंड आईफैड का जो ये नया मल्टी डोनर फंड है जिसमें मल्टीपल डोनर्स हो सकते हैं, दिस इज बेसिकली टू फाइट कोविड 19 पर्टिकुलरली फॉर रूरल पुअर। तो रूरल पुअर को स्टिमुलस फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये एक एस्पेक्ट है, एक कह लीजिए यूनाइटेड नेशंस का इनिशिएटिव है। दिस विल मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ द पेंडेमिक on food production and market access and rural employment as well. So this is something that you'll have to remember. This is something that you'll have to remember. बाकी सारा जो है वो फॉर्डर है, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि this will aim to raise at least about 200 million US dollars more from member states, foundations and private sector as well. तो private sector भी इसमें जो है फंडिंग जो है आपको मान के चलिए डोनेशंस देगा। Proposed activities क्या है, फॉर एग्जाम्पल provide inputs for production of crops, livestock, fisheries to small scale producers so that they can weather the immediate effects of economic crisis. Now small scale producers के ऊपर फोकस कर रहा है हमने। स्मॉल स्केल है, लार्ज स्केल नहीं है। यहाँ पे आपको लार्ज स्केल या मीडियम स्केल नहीं नाम दिख रहा है, तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। Facilitate access to the markets to support small scale farmers, again access to markets प्रोवाइड कीजिए, राइट। उसके बाद टू प्रोवाइड टारगेटेड फंड्स फॉर रूरल फाइनेंशियल सर्विसेज टू एंश्योर सफिशिएंट लिक्विडिटी इज अवेलेबल टू ईज द इमीडिएट लोन रिपेमेंट रिक्वायरमेंट्स टू मेंटेन सर्विसेज मार्केट and jobs for poor rural people. So this is something that you'll have to remember. इसके ऊपर यूपीएससी भी सवाल पूछ सकती है एंड और बाकी सारी सर्विसेज में भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं। यूज ऑफ डिजिटल सर्विसेज टू शेयर की इंफॉर्मेशन ऑन प्रोडक्शन, weather, finance and markets. So this is something that this rural poor stimulus facility will be providing. Now let's talk about what is International Fund for Agriculture Development. तो IFAD क्या चीज है, इसको हमें जानना होगा, बहुत जरूरी है। बिकॉज रीजन बीइंग यूपीएससी हो या कोई और भी हो, चाहे एसएससी भी हो एंड इवन जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन भी हो, तो वहां पे आईफैड प्रोग्राम से रिलेटेड सवाल आ सकता है। हमने इस चीज की पूरी तैयारी रखनी है। Now, IFAD is an international financial institution which is specialized United Nations agency. This is based in Rome. ये चीज एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है एंड ये चीजें यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इट इज बेसिकली यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चरल हब सिंस 1978। 1978 से यूनाइटेड नेशंस का फूड और एग्रीकल्चरल हब रहा है। नाउ it is only specialized, the only specialized global development organization जो कि exclusively सिर्फ और सिर्फ फोकस रखती है on and dedicated to transforming agriculture। तो एग्रीकल्चर को सोली फोकस करते हुए, एक्सक्लूसिवली फोकस करते हुए, रूरल इकोनॉमीज के ऊपर एक्सक्लूसिवली फोकस करते हुए, या कह लीजिए फूड सिस्टम्स के ऊपर एक्सक्लूसिवली फोकस करते हुए, दिस इज द ओनली स्पेशलाइज्ड ग्लोबल डेवलपमेंट एजेंसी दैट देयर इज। मेजर आउटकम्स की अगर हम बात करें तो मेजर आउटकम्स ऑफ 1974 वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, उसमें से आईफैड प्रोग्राम निकल कर आया। आईफैड प्रोग्राम इज बेसिकली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ 1974। नाउ दिस इज समवेयर यूपीएससी वुड वांट टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम। यूपीएससी वुड वांट कि यहां से सवाल पूछा जाए। एसएससी में भी अगर आप डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो डिफिकल्टी लेवल अगर बढ़ता है तो यहां से सवाल आ सकता है 1974 की वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस से क्या निकल कर आया।
इसका मिशन है टू ट्रांसफॉर्म रूरल इकोनॉमीज एंड फूड सिस्टम्स बाय मेकिंग देम मोर इंक्लूसिव, प्रोडक्टिव, resilient and sustainable. So this is something that you'll have to remember. इसको थोड़ा सा याद रख लेंगे. देखिए, किसी भी चीज को याद रखने का एक आसान तरीका मैं बताता हूं. अनलेस एंड अनटिल आप उसको अपनी भाषा के अंदर, अपने नेटिव लैंग्वेज के अंदर, आप अपने वर्नाकुलर मीडियम के अंदर अनलेस एंड अनटिल आप उसको समझ लेते हैं, तो ये चीज को, जवाब को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो बहुत इजी हो जाता है. ना अगर मैं अपने हिसाब से बोलूं तो आईफैड प्रोग्राम मेरे लिए एक क्रिस्टल क्लियर चीज है, जिसमें मैं आपको अगर बताऊं तो आईफैड प्रोग्राम इज नथिंग बट एक फैसिलिटी है जिसके अंदर रूरल डेवलपमेंट की, रूरल इकोनॉमी की एंड सस्टेनेबिलिटी की एंड प्रोडक्टिविटी की, इंक्लूसिविटी की एंड फूड, कह लीजिए फूड सिक्योरिटी की बात की गई, एग्रीकल्चर की बात की गई. सो दिस इज होलिस्टिकली द एंटायर एस्पेक्ट ऑफ आईफैड प्रोग्राम फॉर मी. इसके अलावा अगर मैं बाकी चीजें नहीं भी पढ़ूं तो मेरे लिए चल जाएगा, बिकॉज रीजन बीइंग मैं यूपीएससी का एग्जाम हो या एसएससी का हो या जुडिशियल सर्विसेज का या लीगल सर्विसेज का एग्जाम हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, हम उसमें बात नहीं करेंगे अगर हमने सिर्फ और सिर्फ इतना एस्पेक्ट समझ लिया. नाउ दिस आईफैड प्रोग्राम विल बी इन्वेस्टिंग इन मिलियंस ऑफ पीपल हु आर मोस्ट एट रिस्क लोगों के ऊपर इसका फोकस रहेगा. स्मॉल स्केल फूड प्रोड्यूसर्स के ऊपर, विमेन के ऊपर, यंग पीपल एंड अदर वल्नरेबल ग्रुप्स लिविंग इन रूरल एरियाज. सो दिस इज समथिंग जहां पे फोकस रहने वाला है. फोकस किसके ऊपर है यहाँ पे दिया गया है. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि लार्ज स्केल फूड प्रोड्यूसर्स नहीं है इसमें, मीडियम स्केल फूड प्रोड्यूसर्स भी नहीं है. यूपीएससी इसको झोल में डालने के लिए आपको दोनों ऑप्शन, तीनों ऑप्शंस दे सकती है एक ही स्टेटमेंट के अंदर. 177 कंट्रीज आर करंटली मेंबर्स. अभी करंटली 170 कंट्रीज जो है मेंबर्स हैं. तो जब इतना बड़ा नंबर हो जाता है कंट्रीज का मेंबरशिप का, तो जनरली मेंबर्स के ऊपर सवाल नहीं आता है. नाउ दिस कंप्राइज ऑफ developing middle and high income countries from all the regions of the world who are dedicated to eradicating poverty in rural areas. Now this is not just focused on developing countries या फिर middle income countries, इसमें high income countries भी हैं. इस चीज का हमने खास ख्याल रखना है. पैसे कहां से आएंगे, right? Now the funds के जो member states हैं, they are divided or classified into 3 lists, major lists. List A, List B और List C. लिस्ट ए जो है प्राइमरी कंट्रीब्यूटिंग डेवलप्ड स्टेट्स हैं, फिर लिस्ट बी जो है प्राइमरी कंट्रीब्यूटिंग डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिसमें 12 कंट्रीज हैं, जैसे सऊदी अरेबिया है, यूएई है, इराक है, ईरान है, इस तरीके की कंट्रीज हैं. एंड अगर लिस्ट ए की मैं बात करूं तो वही स्टैंडर्ड यूएस, यूके, जर्मनी, रशिया, कनाडा, जर्मनी 2 बार लिख दिया मैंने, जर्मनी नहीं है, फ्रांस एंड जापान. तो इस तरीके से ये 7 कंट्रीज हो गई, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूं, वो G7 वाली कंट्रीज हो गई. दीज आर 28 स्टेट्स, 7 नहीं है, 28 स्टेट्स है. उसके अलावा लिस्ट सी के अंदर पोटेंशियल रेसिपिएंट कंट्रीज, जहां पे पोटेंशियली पैसा जाने वाला है, तो उसमें सब लिस्ट C1 है, C2 है, C3 है. दिस इज नॉट एज इंपॉर्टेंट, टू बी वेरी फ्रैंक. इसमें आपको एक ही चीज का समझना है कि प्राइमरीली कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज जो डेवलप कंट्री है, उसमें क्या नाम है किन किन कंट्रीज का, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. चलिए आगे चलते हैं. अब बात करते हैं आईफैड और इंडिया की. आईफैड इंडिया के अंदर करीब करीब पिछले 30 सालों से काम कर रहा है. करंट कंट्री स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम चल रहा है इसका, आईफैड का. इट इज फुली अलाइंड विद द गवर्नमेंट्स पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ डबलिंग द फार्मर्स इनकम इन द रियल टर्म्स बाय 2022. तो सरकार के जो इनिशिएटिव्स चल रहे हैं उसी के इन लाइन जो है आईफैड का प्रोग्राम चल रहा है, करंट कंट्री स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज प्रोग्राम. तो ये कंट्री स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज प्रोग्राम है, ये बेसिकली आईफैड का इंडिया का स्पेसिफिक एक प्रोग्राम चल रहा है, एंड इट इज इन लाइन विद डबलिंग द फार्मर्स इनकम स्कीम, जो कि 2022 तक कंक्लूड होनी है. तो अब कोविड-19 आ गया, तो आई डोंट नो कि ये 2022 वाला जो इनिशिएटिव है ये कब तक पूरा होगा. ड्यूरिंग द पीरियड 2018 से 2024, ये करीब करीब 6 से 7 साल का पीरियड, आईफैड विल बी सपोर्टिंग गवर्नमेंट्स एफर्ट्स इन डेवलपिंग necessary services and producer organizations to render smallholder food and agricultural production systems remunerative, sustainable and resilient to climate change. तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का भी एक एंगल आ जाता है कि उस क्लाइमेट चेंज, रेजिलियंस, सस्टेनेबिलिटी एंड रेम्यूनरेटिव प्रोडक्शन सिस्टम्स, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सिस्टम्स हैं, उनको डेवलप करना. रेम्यूनरेटिव मतलब जहां से प्रोडक्शन से आप कह लीजिए कि उसके प्रोडक्शन से मान के चलिए कि आपको रेम्यूनरेशंस आ रही हैं, वो सस्टेनेबल है, रेजिलिएंट है एंड क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में भी मदद कर रहा है, उसके खिलाफ रेजिलियंस भी है. आईफैड वर्क्स एट ग्रास रूट लेवल्स, पहली चीज.
टारगेट क्या करता है? पुअरेस्ट मार्जिनल फार्मर्स को, विमेन को, यूथ को, लैंडलेस पीपल, tribal communities as well, and scheduled castes as well. So this is one point that is very important that you have to remember. Over the years, IFAD and Government of India, they have achieved significant results investing in commercialization of smallholder agriculture and building small farmers capacity to increase incomes from market opportunities. So this is somewhere जो IFAD ने भारत के अंदर इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं. Now दिस इज नॉट एज इंपॉर्टेंट. ये आपने सुन लिया, समझ लिया, इतना बहुत है. सवाल जो है पहले 3 पॉइंट्स में से आना है. यहां से आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, या कह लीजिए पिछली साइड्स में से आएगा तो यहीं से ही आ जाएगा. एंड उससे पीछे जाऊं तो यहां जितना मैंने मार्क किया, इधर से इधर से इधर से एंड इधर से सवाल आ जाएगा. इससे ज्यादा गहराई में सवाल नहीं आने वाला है. तो इसी चीज को आपने ध्यान रखना है. एक चीज जहां से सवाल अलग से आ सकता है, दैट इज the projects empower women to participate in decision making and resource allocation in rural communities. तो ऐसे में women groups को courage brigades के अंदर कह लीजिए कि ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसका दूसरा नाम शौर्य दल है, which is formed to reduce gender based violence, change social attitudes and enable women to start up small businesses having to prove their effectiveness. So this is a very important point. आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि करेज ब्रिगेड्स जो है IFAD ग्रुप से रिलेटेड है. IFAD नाउ ये बेसिकली फूड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, लेकिन स्टिल यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि फूड और एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो वुमेन की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अगर आप देखते हैं तो रूरल एरियाज में सबसे ज्यादा है. एंड सिमिलरली उसमें से आपको जो इन्फरेंस निकल कर आती है वो यही निकल कर आती है दैट वुमेन आर मोर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज. तो ऐसे में करेज ब्रिगेड्स को लाना बहुत जरूरी है, बिकॉज जेंडर बेस्ड वायलेंस रूरल एरियाज में बहुत देखी जाती है. नाउ इनफैक्ट कोविड-19 में भी अगर मैं बात करूं, ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है. दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन. वी नीड टू टैकल दिस सिचुएशन लीगली एज वेल एज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है. थोड़ा इसमें अवेयरनेस की भी जरूरत है. थोड़ा कह लीजिए कि किसी तरीके से घंटी बजाओ प्रोग्राम जैसे था उस तरीके का कुछ इनिशिएटिव हमें लाना चाहिए. नाउ मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट आयुष्मान भारत ड्यूरिंग कोविड-19. नाउ रिसेंटली हेल्थ मिनिस्ट्री फॉर फैमिली Ministry of Health and Family Welfare, it has put testing and treatment of COVID-19, both testing भी और treatment भी, दोनों चीजें हैं, both aspects है, testing tests और treatment. तो ये दोनों की दोनों चीजें जो हैं COVID-19 से रिलेटेड, they have been included in the Ayushman Bharat scheme. Now this is touted to be the world's largest state-sponsored health insurance scheme. इसके दो कंपोनेंट्स हैं. इस पूरे हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के कह लीजिए आयुष्मान भारत के दो कंपोनेंट्स हैं. वो दो कंपोनेंट्स कौन से हैं? पहला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और दूसरा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. चलिए इसके ऊपर वापस आएंगे दोबारा से. अभी फिलहाल ये देख लेते हैं. टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 इज ऑलरेडी अवेलेबल फॉर फ्री इन पब्लिक फैसिलिटीज. लेकिन अभी क्या है कि उसको बेसिकली आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY इसके तहत इंक्लूड कर लिया गया है. नाउ मोर देन 50 करोड़ सिटीजन्स दे आर एलिजिबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम. अश्योरेंस स्कीम, नॉट इंश्योरेंस, अश्योरेंस. देयर इज अ डिफरेंस. मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इंश्योरेंस और अश्योरेंस में क्या फर्क है. आप बताएंगे मुझे, मैं और कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई करूंगा. देखिए कोई भी व्यक्ति अगर कमेंट सेक्शन में कुछ भी सवाल पूछता है, डाउट पूछता है, क्लैरिफिकेशन डिमांड करता है, आई ऑलवेज रिस्पॉन्ड. दिस इज माय हम्बल ड्यूटी कि आप लोगों के सभी क्वेरीज को मैं रिस्पॉन्ड करूं. दिस वाज पुट फोर्थ. नाउ कमिंग बैक टू आयुष्मान भारत, दिस वाज पुट फॉरवर्ड बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी which is the apex government agency responsible for design, rollout and implementation and management of Ayushman Bharat प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. नाउ द एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स, जो भी हॉस्पिटल्स इस स्कीम के पैनल पे रहेंगे, दे कैन यूज देयर ओन ऑथराइज्ड टेस्टिंग फैसिलिटीज और टाई अप विद एन ऑथराइज्ड टेस्टिंग फैसिलिटी. या तो अपनी टेस्टिंग फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं या फिर किसी और टेस्टिंग फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं जो कि ऑथराइज की गई है. दीज टेस्ट्स वुड बी कैरिड आउट एज पर द प्रोटोकॉल जो कि ICMR ने सेट आउट किया है.
आईसीएमआर डेली बेसिस पे कह लीजिए कि कुछ ना कुछ अपडेट्स जो है प्रोवाइड करता रहता है। इनफैक्ट आयुष जो हमारी आईसीएमआर है उसकी उसके बहुत सारे एफर्ट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से कोविड-19 भारत के अंदर कंटेन हो पाया। एंड द डिसीजन इज एक्सपेक्टेड टू अट्रैक्ट मोर प्राइवेट प्लेयर्स फॉर प्रोवाइडिंग टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19, क्योंकि अब इसके अंदर इंश्योरेंस कवरेज आ जाएगी इस वजह से। नाउ अगर आयुष्मान भारत की हम बात करें तो आयुष्मान भारत बिकॉज ऑफ न्यूज में आ गया है तो इट विल बी ये लाजमी हो जाएगा कि यूपीएससी हो, एसएससी हो या लीगल सर्विसेज हो, यहाँ पे ये सवाल बन सकता है। ये क्वेश्चन दिस इज ऑलमोस्ट श्योर, आई एम सर्टन कि इनमें से कहीं ना कहीं आयुष्मान भारत के ऊपर सवाल आने वाला है। दिस इज अ फ्लैगशिप स्कीम जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू की थी एज पर नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2017 की जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी जिसमें ये बोला गया था कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है यूएचसी हमने अचीव करना है। उसी के एवज में, उसी की सोच के ऊपर, उसी आइडिया के ऊपर आयुष्मान भारत स्कीम को लॉन्च किया गया। दिस इनिशिएटिव हैज बीन डिजाइन्ड टू मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये इनिशिएटिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के भी इन लाइन है, ये चीज हमने समझनी है। एंड इट्स अंडरलाइनिंग कमिटमेंट विच इज टू लीव नो वन बिहाइंड, किसी को भी पीछे छोड़ के नहीं जाने देना है। आगे ऐसे नहीं भागना है कि आगा दौड़ पीछा छोड़, ऐसा नहीं करना है। आयुष्मान भारत is an attempt to move from sectoral and segment approach of health sector services delivery to a comprehensive need-based healthcare services, जहां पे हम सेक्टर्स में, सेगमेंट्स में हेल्थ सर्विसेज की डिलीवरी को डिवाइड करते थे एंड फिर उसमें जो है इंप्लीमेंटेशन लाते थे। अभी क्या है, आयुष्मान भारत एक चीज, एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत द एंटायर अटेम्प्ट इज टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव नीड बेस्ड, जरूरत के हिसाब से आपको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड हो सके, ऐसा इस स्कीम के तहत कोशिश की जा रही है। दिस स्कीम एम्स टू अंडरटेक पाथ ब्रेकिंग इंटरवेंशंस टू होलिस्टिकली एड्रेस हेल्थ केयर सिस्टम्स कवरिंग प्रिवेंशन, प्रमोशन, एम्बुलेटरी केयर, सब कुछ एट प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी और टर्शरी लेवल्स पे भी। तो प्राइमरी लेवल हो, सेकेंडरी लेवल हो, टर्शरी लेवल हो, पहली चीज तो यह कि तीनों लेवल्स इंक्लूडेड है। दूसरा, इसमें एम्बुलेंस का खर्चा भी, एम्बुलेंस का खर्चा भी, एम्बुलेंस फी जो है ये भी इंक्लूड हो जाती है। दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस अश्योरेंस स्कीम। आयुष्मान भारत अडॉप्ट्स अ कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर अप्रोच। कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर अप्रोच क्या होता है कि जहां पे आप ना सिर्फ एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, मान लीजिए ये लाइफ स्पैन है, यहां पे आके आपको कोई बीमारी हो, तो आपको भगवान ना करे हो कि किसी को मान लीजिए बीमारी हो, तो यहाँ पे आप बीमारी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसके आगे जो पोस्ट डिजीज के लिए जो फेज होता है या प्री डिजीज जो फेज होता है, इसके ऊपर फोकस कोई नहीं करता है। आयुष्मान भारत स्कीम वांट्स के वो इस फेज के ऊपर भी और इस फेज के ऊपर भी फोकस रखे। दैट इज व्हाई हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के ऊपर भी फोकस रखा जाएगा, HWCs के ऊपर फोकस रखा जाएगा। दैट इज व्हाई इस पूरी स्कीम के दो कंपोनेंट्स हैं, टू इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स, दैट इज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स एंड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स क्या है और फिर देखेंगे जन आरोग्य योजना क्या कहती है। 2018 की फेब में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था कि वो 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो हैं वो एस्टैब्लिश करेगी, क्रिएट करेगी बाय ट्रांसफॉर्मिंग द एग्जिस्टिंग सब सेंटर्स एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। तो एक रीवैम्पिंग या रीजिग, जिसको जो शब्द मैं यूज करना बहुत पसंद रखता हूं, तो रीजिग लाना, एक बिल्कुल एक रिक्रिएट कर देना द एंटायर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर या सब सेंटर्स की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स एस्टैब्लिश करने की बात की गई थी। These centers are to deliver comprehensive primary health care, CPHC। comprehensive primary health care में बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज इंक्लूड हो जाती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की अगर हम बात करें तो वो भी इंक्लूड हो जाते हैं, फ्री एसेंशियल ड्रग्स की अगर हम बात करें वो इंक्लूड हो जाते हैं, एंड इवन डायग्नोस्टिक सर्विसेज भी इंक्लूड हो जाती हैं। These centers envisaged to deliver and expanded range of services to address primary healthcare needs of the entire population. So this is something जो कि primary healthcare centers की जगह पे जब health and wellness centers establish होने वाले थे, तो वहां पे जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स चीजें प्रोवाइड कर रहे थे, चाहे वो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ हो, चाहे वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के खिलाफ मुहिम हो, चाहे वो फ्री एसेंशियल ड्रग्स की बात हो या डायग्नोस्टिक सर्विसेज की बात हो,
सब चीजें अब वेलनेस सेंटर्स या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स प्रोवाइड करेंगे। एम्फेसिस किसके ऊपर है? एम्फेसिस ऑफ हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंशन। इन दो चीजों के ऊपर फोकस रहता है। इट इज डिजाइन टू ब्रिंग फोकस ऑन कीपिंग पीपल हेल्दी बाय एंगेजिंग एंड एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज टू चूज healthy behaviors and make changes to reduce the risk of developing chronic diseases and morbidity. So this is something that health and wellness centers will provide. क्या करेंगे? वो प्रिवेंशन की तरफ काम करने की कोशिश करेंगे। They'll try to bring focus on keeping people healthy, ताकि उनको एंगेज करें। किस तरीके से एंगेज करें? उनको एम्पावर करें एज इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज, इंडिविजुअल लेवल पे भी, कम्युनिटी लेवल पे भी, एंड हेल्प देम चूज हेल्दी बिहेवियर्स। तो उनके सोच विचारों में, उनके हरकतों में, फॉर एग्जांपल फास्ट फूड ना खाएं, तो ये सारी चीजें जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स प्रोवाइड कर सकें। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या कहता है। नाउ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। आयुष्मान भारत स्कीम का एक कंपोनेंट है, दैट इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। दिस इज टाउटेड टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस और अश्योरेंस स्कीम व्हिच इज फुल्ली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। इसमें प्राइवेट सेक्टर नहीं है, इट इज फुल्ली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। ये क्या करती है? ये 5 लाख रुपए तक का कवर प्रोवाइड करती है पर फैमिली पर ईयर। एक फैमिली को 1 साल के लिए 5 लाख का कवर प्रोवाइड करती है। फॉर किसके लिए? सेकेंडरी एंड टर्शरी, यहां प्राइमरी नहीं है, प्राइमरी लिखा ही नहीं है। फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन अक्रॉस पब्लिक, चाहे पब्लिक सेक्टर का हो चाहे प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हो इंडिया के अंदर। तो ऐसे में ऐसे हॉस्पिटल्स जो कि प्राइवेट सेक्टर को बिलोंग करते हैं लेकिन वो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स नहीं है, वहां कवरेज नहीं है, तो दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल कवरेज। तो इसमें यहां पे एक लूप होल है। इस पॉइंट के अंदर ये लूप होल आपने अगर पकड़ लिया तो मेरे जैसी नजर होनी शुरू हो जाएगी। इट प्रोवाइड्स कैशलेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, कैशलेस है भैया, एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर द बेनिफिशियरीज एट द पॉइंट ऑफ सर्विस, दैट इज हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाएंगे तो कैशलेस जो है आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। इट एनविजन्स टू हेल्प मिटिगेट कैटास्ट्रोफिक एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट व्हिच पुशेस नियरली 6 करोड़ इंडियंस इनटू पॉवर्टी ईच ईयर। हर साल नियरली 6 करोड़ भारतीय जो हैं वो गरीबी की रेखा के पास पहुंच जाते हैं या उससे नीचे गिर जाते हैं। रीजन बीइंग भारत के अंदर जो मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटीज हैं वो बहुत, उसके ऊपर खर्चा की अगर हम बात करें तो इट इज कैटास्ट्रोफिक। इट कवर्स अप टू 3 डेज, 3 दिन तक का प्री हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा एंड 15 डेज का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स कवर किए जाते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ही निहायती इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको मान के चलिए यूपीएससी सवाल में पूछ सकती है, एसएससी सवाल में पूछ सकती है एंड जुडिशरी में तो पूछा जा ही सकता है। तो आपने ख्याल रखना है इस चीज का कि 3 दिन पहले और 15 दिन बाद। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन फैमिली साइज। ऐसा नहीं है कि अगर आप लालू प्रसाद यादव हैं तो आपको फैमिली साइज जो है वो लिमिट रखना चाहिए था, ऐसे है वैसे, या एज क्या है या जेंडर क्या है, इन सब चीजों से कोई मायने नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, बट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। हाँ, एक रिस्ट्रिक्शन है, वो ये पहली चीज के प्राइमरी सेक्टर नहीं इंक्लूडेड है, ठीक है जी। दूसरी चीज ये कि मेडिकल ट्रीटमेंट 6 करोड़ भारतीयों को जो है पॉवर्टी में भेज देती है, और इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, प्री हॉस्पिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हद से हद 3 दिन पहले तक और हद से हद 15 दिन बाद तक। तो ये एक टाइम पीरियड की आप कह लीजिए कि रिस्ट्रिक्शन रहेगी। ऑल प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस आर कवर्ड फ्रॉम डे 1। अगर पहले से, पहली तारीख से मान लीजिए आपने इंश्योरेंस कवर लिया है तो उससे पहले भी अगर आपको कोई तकलीफ है, बीमारी है, तो वो चीज इंक्लूडेड रहेगी। चलिए, बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम आर पोर्टेबल। ये पोर्टेबल ही है, बताओ और क्या चाहिए। मतलब आप यहां स्कीम लीजिए, इसके बेनिफिट्स किसी और स्टेट में जाके ले लीजिए। A beneficiary can visit any empaneled public or private hospital in India to avail cashless treatment. So this is very important, right? Cashless है, portable है। Now, services include approximately 1393 procedures covering all costs related to treatment, including not limited to drugs, supplies. ये सारी चीजें, this is not as important, ये point छोड़ भी सकते हैं आप। Public hospitals are to be reimbursed for healthcare services at par with private hospitals. This is very important. जितना पैसा आप प्राइवेट सेक्टर को देंगे उतना ही पैसा आपको पब्लिक हॉस्पिटल्स को भी देना है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये अभी रिसेंटली न्यूज में था। इनफैक्ट अगर आपने अगर हिंदू एनालिसिस की वीडियोस देखी है हमारी तो उसमें आपको दिख जाएगा। नाउ, before I start off with this entire topic, I would like to provide you this information जिसमें मुझे आपको ये बताना है कि पॉलिटी थ्रू एनसीईआरटीज इज लाइव।
पॉलिटी थ्रू एनसीईआरटीज। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप वो सीरीज को फॉलो कीजिए। इनफैक्ट जीवी सर का, जीवी विट मूवर का जो चैनल है, जीवी विट मूवर, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद एसेंशियल पॉलिटी क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स ऑन दैट चैनल। सो मेक श्योर कि आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, उनको भी सपोर्ट दिखाइएगा। एंड अगर आप वहां से आए हैं तो यू आर वेरी मच वेलकम ऑन आवर चैनल एज वेल। जितना प्यार, जितना सपोर्ट आपको वहां पे मिलता रहा है, जितना गाइडेंस, जितना कमिटमेंट आपको उस चैनल पे दिखा है, उससे कई गुना ज्यादा हमारी कोशिश होगी, क्योंकि आप हमारे यहाँ मेहमान बनकर आए हैं, अपना सपोर्ट लेकर आए, तो हम उतनी ही कमिटमेंट आप लोगों के साथ भी रखेंगे। नाउ let's talk about Indian Ocean Commission. Recently, the observer status was given to India. भारत को observer status दिया गया at the 34th Council of Ministers meeting of, ये भारत के नहीं है, ये Indian Ocean Commission के Council of Ministers हैं। इंडिया की एंट्री is a consequence of its deepening strategic partnership, जो कि फ्रांस के साथ भी है, इनफैक्ट वनीला आइलैंड्स के साथ भी है। तो वनीला आइलैंड्स is very much vocal for India's partnership. Now, it is an intergovernmental organization. पहली चीज 1982 में बनी थी। किस अग्रीमेंट के तहत बनी? ये बनी थी विक्टोरिया अग्रीमेंट। 1984 में विक्टोरिया अग्रीमेंट हुआ था, जिसने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया। इंस्टीट्यूशनलाइज मतलब इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। इट कंप्राइजेस ऑफ 5 स्मॉल आइलैंड स्टेट्स, जिसमें पर्टिकुलरली कोमोरोस आता है, मेडागास्कर आता है, मॉरिशस आता है, रियूनियन आइलैंड्स आता है। रियूनियन बेसिकली इट इज अ फ्रेंच डिपार्टमेंट, एंड सेचल्स आ जाता है। एंड अगर ऑब्जर्वर्स की मैं बात करूं तो 4 ऑब्जर्वर्स थे अभी तक, चाइना, यूरोपियन यूनियन सारा का सारा, देन माल्टा, एंड देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रैंकोफोनी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ला फ्रैंकोफोनी। तो इस तरीके से आप जो है फ्रेंच टर्म्स को प्रोनाउंस करते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रैंकोफोनी। ये चीज, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये वो लोग हैं, ये वो स्टेट्स हैं जो कि फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। फ्रेंच इज देयर फर्स्ट लैंग्वेज। Over the years, IOC has emerged as an active and trusted regional actor. तो ये किसके खिलाफ जो है काम करता है? This is basically working for maritime security. Maritime security की तरफ काम करता है। This is very important. तो इसके objectives क्या है? Political और diplomatic cooperation, economic and commercial cooperation, sustainable development. देखिए, sustainable development एक ऐसा फ्रेज है जो सब जगह चिपकेगा, कोई दिक्कत नहीं। Now, if you have understood this, तो हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, समझते हैं इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। There is one aspect that has to be covered in this particular topic, and that is basically RICO map. RICO map. This is the topic. Just a second, pointer गुम हो गया. Right. RICO map is one particular important topic that has to be covered. Now, Indian Ocean Commission has funded a number of regional and national conservation and alternative livelihoods projects. So basically it is one of the types of regional or national conservation and alternative livelihoods projects. RICO map क्या है? Regional Program for Sustainable Management of Coastal Zones of Countries of Indian Ocean. So this is very important. Indian Ocean countries से related है। Projico in French जिसको बोला जाता है, फ्रेंच में इसका नाम प्रोजिको है। दिस प्रोजेक्ट एंडेड इन 2011। 2011 में ये प्रोजेक्ट एंड हुआ था। अगर हम बात करें भारत की, तो इंडियाज पॉलिसी ऑन मैरीटाइम कोऑपरेशन इन इंडियन ओशन रीजन इज बेस्ड ऑन द अप्रोच ऑफ सागर इनिशिएटिव। सागर इनिशिएटिव क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इसके बारे में हमने बहुत गहराई से हमारे हिंदू एनालिसिस की वीडियोस में कवरेज की है। अगर आप वो वीडियो देख के आते हैं तो बहुत आपको फायदा होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। सागर को, पर्टिकुलरली सागर को डिटेल में कवर करने की कोशिश करते हैं। सागर टर्म जो है वो मोदी जी ने कॉइन की थी 2015 के अंदर। इसके ऊपर सवाल नहीं आएगा क्योंकि इसमें मोदी का नाम है। ड्यूरिंग मॉरिशस विजिट, तो 2015 के अंदर मॉरिशस में विजिट की थी मोदी जी ने, और वहां पे ही सागर इनिशिएटिव को कॉइन किया गया, सागर टर्म को कॉइन किया। एंड इनफैक्ट दिस विजिट वाज विद अ फोकस ऑन ब्लू इकोनॉमी। 2012 की बात है, 2012, जहां सरदार मनमोहन सिंह जी ने, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने जो है कह लीजिए ग्रीन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट बोला था। किसका? ग्रीन इकोनॉमी का। नाउ अभी रिसेंटली मोदी जी ने बोला कि हम कलर बदलेंगे और हमने नई इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया, दैट इज ब्लू इकोनॉमी। नाउ ब्लू इकोनॉमी बेसिकली इज
This is Sagar initiative which seeks to differentiate India's leadership from the modus operandi of other regionally active major players and to reassure, not just assure, जो littoral states हैं of Indian Ocean that India's maritime influence is about to grow. Number one. दूसरा, we mean no harm. हम क्या intend कर रहे हैं? Consultative, democratic and equitable partnerships. So this is very important. दिस इज इंपॉर्टेंट. तो एलिमेंट्स ऑफ सागर दिस आर नॉट एज इंपॉर्टेंट, लेकिन एक बार इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं. एनहांसिंग कैपेसिटीज टू सेफगार्ड द लैंड एंड मैरीटाइम टेरिटोरीज एंड इंटरेस्ट. तो सेफगार्डिंग से रिलेटेड सिक्योरिटी इश्यूज पूरे हो जाते हैं. उसके बाद डीपनिंग इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन लिटोरल स्टेट्स. लिटोरल स्टेट्स वो होते हैं जिनकी कह लीजिए बॉर्डर एरियाज या जिनके बीचेस जो है वो इंडियन ओशन या सेम ओशन में जाके या सेम सी में जाके खुलते हैं. नाउ इसकी चर्चा हम लिटोरल स्टेट्स की चर्चा हम ज्योग्राफी में करेंगे. बहुत अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या कुछ होता है. इनफैक्ट ये वीडियो भी मेरी इसी वजह से डिले हो गई थी. रीजन बीइंग मैं बहुत सारे इनिशिएटिव्स के ऊपर काम कर रहा हूं एंड उन सारे इनिशिएटिव्स की अगर मैं बात करूं धीरे धीरे करके आप लोगों को इस चैनल पे जो है मिलने शुरू हो जाएंगे. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज मेस प्रोग्राम. नाउ मेस प्रोग्राम एंड इंडियन ओशन कमीशन, इनका दोनों का क्या ताल्लुकात है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 2012 के अंदर कमीशन ने द कमीशन वाज वन ऑफ द 4 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस टू लॉन्च मेस प्रोग्राम. मेस प्रोग्राम क्या है? दिस इज ए यूरोपियन यूनियन फंडेड. यूरोपियन यूनियन ने इसको पैसा दिया है. दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा. यूरोपियन यूनियन फंडेड प्रोग्राम टू प्रमोट मैरीटाइम सिक्योरिटी इन ईस्टर्न एंड सदर्न अफ्रीका एंड इंडियन ओशन. तो ईस्टर्न अफ्रीका, उसके बाद सदर्न अफ्रीका और उसके बाद इंडियन ओशन. तो ये तीनों की तीनों जगहों पे जो है यूरोपियन यूनियन इसको पैसा दे रहा है कि आप मैरीटाइम सिक्योरिटी को एनहांस कर सकें. मेस जो है इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ मैकेनिज्म फॉर सर्वेलेंस एंड कंट्रोल ऑफ वेस्टर्न इंडियन ओशन विद 2 स्ट्रेटेजिक रीजनल सेंटर्स, जिसमें से एक सेंटर था RMIFC, रीजनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, जिसके में अंदर जो अगर मैं बात करूं इट इज बेस्ड ऑन मैडागास्कर वो मूवी नहीं, मैडागास्कर एज अ कंट्री. नाउ ये थोड़ा हमारे कौन से आइलैंड्स के पास पड़ता है? इज इट लक्षद्वीप है या फिर अंडमान निकोबार आइलैंड्स? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा मैडागास्कर किसके पास पड़ता है ज्यादा. नाउ इट इज डिजाइन्ड टू डीपन मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बाय मॉनिटरिंग. यहां पे बात आती है मॉनिटरिंग की. और उसके बाद रीजनल कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन सेंटर्स जो बात है ये कहता है कि भैया इसमें जो भी पर्टिकुलरली बात करें तो ये सेचल्स में बेस्ड है. दिस विल इवेंचुअली फैसिलिटेट जॉइंट एंड जॉइंटली कोऑर्डिनेटेड इंटरवेंशंस. तो ये जो इंफॉर्मेशन शेयर की, तो यहां इसके बाद जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट निकल कर आती है वो आप जॉइंट या जॉइंटली कोऑर्डिनेटेड इंटरवेंशंस एट सी बेस्ड लेवल अगर हम बात करें तो वो RCOC से निकल कर आती है. रीजनल कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन सेंटर से निकल कर आती है, जहां पे आप मिल बांट कर जो है कोई भी इनिशिएटिव उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, या कह लीजिए कोई भी इनिशिएटिव हो उसको कोई भी इंफॉर्मेशन हो, नॉट जस्ट इनिशिएटिव, कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसको आप मिलजुल कर यूज कर सकते हैं फॉर योर ओन बेनिफिट. राइट. These centers are a response to the limitations that the states in the region face in policing and patrolling their often enormous exclusive economic zones. तो exclusive economic zones क्या होता है? आप मुझे comment section में बता के मुझे comments में बताइएगा कि exclusive economic zone क्या होता है. अब हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक की ओर. नॉट सवाल, कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन पायरेसी ऑफ द कोस्ट ऑफ सोमालिया, CGPCS. ये बहुत समय से न्यूज़पेपर में रहा है. इस टॉपिक को अगर मैं बताऊं तो ये हिंदू के अंदर बहुत बार आ चुका है एंड आई एम सरप्राइज कि यूपीएससी ने अभी तक इसके ऊपर सवाल नहीं पूछा है. अगर यूपीएससी इस बार भी सवाल नहीं पूछती है तो एसएससी तो मान के चलिए इसके ऊपर सवाल पूछ सकती है. तो 2018-19 के अंदर इंडियन ओशन कमीशन जो है इट सर्व्ड एज अ चेयर ऑफ कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन पायरेसी ऑफ कोस्ट सोमालिया. सोमालिया के कोस्ट के बाहर जो है पायरेसी को कंट्रोल करने वाला कॉन्टैक्ट ग्रुप उसकी है ये बात कर रहे हैं. Now this leverages the CGPCS chair. The Indian Ocean Commission held ministerial meetings in 2018-2019 on maritime security in the Western Indian Ocean, drawing state representatives from region plus major powers such as India. वहां से मेंबर्स गए, EU से मेंबर्स गए, US से, UK से, ऑस्ट्रेलिया से, रशिया से.
इन सब जगहों से जो है मेंबर्स गए थे चर्चा करने के लिए। इससे ये पता चलता है कि इंडियन ओशन रीजन स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें देखनी बहुत जरूरी हो जाती है, एक स्टेप आगे जाना बहुत जरूरी हो जाता है। नाउ CGPS was created, CGPCS was created on 14th of January 2009 pursuant to UN Security Council resolution of 1851। ये जो रेजोल्यूशन 1851 है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी डायरेक्टली इसके ऊपर सवाल पूछ सकती है, एसएससी में सीधे और सवाल आ सकता है सीधे तौर पे, हमने ख्याल रखना है। दिस वॉलंटरी एंड एड हॉक इंटरनेशनल फोरम brings together countries, organizations and industry groups with an essential interest in combating piracy। तो इंटरनेशनल फोरम है जिसमें अलग अलग देश जो है मिलजुल कर कुछ काम करते हैं। एंड बेसिक पर्पस क्या है, नुक्ता क्या है, इशू क्या है, जहां पे आपको पहली चीज तो एडहॉक है, दूसरा वॉलंटरी है, एंड इट इज समथिंग जहां पे देयर इज एन इंटरेस्ट इन कॉम्बैटिंग पायरेसी। चलिए आगे चलते हैं, कॉन्टैक्ट ग्रुप के बारे में कुछ और जानकारी भी बटोर लेते हैं। 2013 के अंदर जो कॉन्टैक्ट ग्रुप है, इट मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ नियरली 80 कंट्रीज एंड सेवरल अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पार्टिसिपेट इन दिस ग्रुप, जिसमें अफ्रीकन यूनियन भी इंक्लूडेड है, अरब लीग भी इंक्लूडेड है, यूरोपियन यूनियन भी, और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO भी इंक्लूडेड है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो भी इंक्लूडेड है, एंड वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस वो भी इंक्लूडेड है। तो कितने मेंबर्स हैं, कितने मेंबर ग्रुप्स हैं? नाउ कॉन्टैक्ट ग्रुप फॉर फोर वर्किंग ग्रुप्स, इस ग्रुप के अंदर 4 वर्किंग ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। पहला है कैपेसिटी, देखिए यहां से आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बट दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू डू। रीजन बीइंग, हमने हमेशा एक चीज का ख्याल रखना है कि कोई भी कमीशन हो, चाहे जुडिशियल सर्विसेज के लिए हो, चाहे यूपीएससी के लिए हो, चाहे एसएससी के लिए हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, अगर वो 100 सवाल पूछता है तो हमने 130 की तैयारी करके चलनी है, या 130 अंकों की तैयारी करके चलनी है। दिस शुड बी आवर गोल। नाउ कॉन्टैक्ट ग्रुप के 4 वर्किंग ग्रुप है। एक वो जो कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ लगता है, फाइन, कैपेसिटी बिल्डिंग वर्किंग ग्रुप। फिर उसके बाद वर्चुअल लीगल फोरम आ जाता है, विच इज को-चेयर्ड बाय पुर्तगाल एंड मॉरिशस सप्लांट्स वर्किंग ग्रुप 2, फाइन। उसके बाद आ जाता है आपका मैरीटाइम काउंटर पायरेसी एंड मिटिगेशन ऑपरेशंस वर्किंग ग्रुप, फाइन। तो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। वर्किंग ग्रुप ऑन डिसरप्टिंग पायरेट नेटवर्क्स अशोर, this is something that is the 4th working group in CGPCS। Now moving on, let's talk about national health profile 2019। now ये जो national health profile 2019 है भैया लोग, ये पर्टिकुलर नेशनल हेल्थ प्रोफाइल जो है, इसमें से कुछ डेटा निकल कर आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस डेटा के ऊपर सवाल आ सकता है। एंड इनफैक्ट आपको अगर मैं बताऊं तो दिस पर्टिकुलर स्कीम, दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव, दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल वाज रिसेंटली इन न्यूज। इनफैक्ट मैंने ये बोला भी था कि मैं इसको कवर करूंगा, तो ये लीजिए कवर करने के लिए मैं आ गया। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या है नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के अंदर। नाउ जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, वो मान के चलिए कि ये मेंस में इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें यूज हो सकती हैं। तो जितना भी डेटा हो वो भैया प्लीज इसको नोट कर लेना, इसके नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, माता रानी कृपा रखेगी। चलिए पहली चीज तो ये कि इसको, इस रिपोर्ट का, इस प्रोफाइल को रिलीज किसने किया है? अभी रिसेंटली इसका ई बुक वर्जन निकला है, इसको रिलीज किया है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये क्या चीज है इसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। CBHI has published this profile, this has been publishing this profile since 2005। पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन पहली बार जो कहें अगर उनकी जो ई बुक पब्लिश हुई है वो 2015 से हुई है। तो ये चीजें दोनों हमें पता होनी चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट वर्सेटाइल डेटाबेस ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। एक वर्सेटाइल डेटाबेस रियल टाइम बेसिस पे इकट्ठा होता रहे, उसमें सारी कॉम्प्रिहेंसिव चीजें कवर्ड हो। तो ये सारी चीजें जो है हेल्थ इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया एक डेटाबेस में कन्वर्ट होकर आपके सामने आ जाए, दैट इज द एफर्ट ऑफ CBHI एंड मेकिंग इट अवेलेबल टू ऑल स्टेक होल्डर्स। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे प्राइवेट सेक्टर है, चाहे पब्लिक सेक्टर के अंदर PSUs हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इन दी हेल्थ केयर सेक्टर, उनको ये इंफॉर्मेशन मिल सके। नाउ द पर्पस क्या है? पर्पस इज टू प्रोवाइड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इजीली पॉसिबल फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग ऑन एन इन्फॉर्म्ड बेसिस। इन्फॉर्म्ड बेसिस पे आप प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को है आप फॉलो कर सकें। इस वजह से इट इज टू प्रोवाइड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू दोज पीपल जो कि इस पूरे सिस्टम के अंदर एम्प्लॉयड है।
नाउ नेशनल हेल्थ प्रोफाइल जो है इट हाईलाइट्स सब्सटैंशियल हेल्थ इंफॉर्मेशन अंडर मेजर इंडिकेटर्स। इसके इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? पहला डेमोग्राफिक इंडिकेटर, फिर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर, फिर हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर्स, और उसके बाद हेल्थ फाइनेंस इंडिकेटर्स, और फिर हेल्थ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिकेटर्स। सो दिस इज मेजर इंडिकेटर्स ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोफाइल। इस सब के अंदर डेटा कलेक्शन होती है एंड फिर उसको जो है असिमुलेट किया जाता है, ये कह लीजिए उसके अंदर कैलकुलेशंस की जाती है। मूविंग ऑन टू द की फाइंडिंग्स, दिस इज द डेटा पॉइंट। यहां से आप सवाल एक्सपेक्ट करें या ना करें यूपीएससी के अंदर, यहां से आपने मेन से रिलेटेड, एसए से रिलेटेड डेटा निकाल लेना है। अगर हम बात करें 1970-75 की, तो हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, हम बात करें तो इट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 49.7 इयर्स 1970-75 में, एंड इट हैज इंक्रीज्ड टू 68.7 इयर्स। 68.7 इयर्स तक बढ़ गई है। पहली चीज 2012-2016 की अगर मैं बात करूं, 2012-16 की अगर बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर फीमेल्स वाज 70.2 इयर्स एंड मेल्स वाज 60.4 इयर्स। और इसके ऊपर मजाक बहुत चलता है कि महिलाएं जो हैं पुरुषों से ज्यादा जिंदा रह जाती हैं। कारण क्या है? वो कारण काफी लोग बोलते हैं कि महिलाएं जो है पुरुषों को ज्यादा तंग करती हैं, इस वजह से बेचारों की उम्र कम हो जाती है। दिस इज जस्ट अ जोक, सिर्फ एक मजाक है, जोक है, एक सार्कास्टिक टोन। नाउ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की अगर हम बात करें तो IMR हैज डिक्लाइंड कंसिडरेबली, 33 पर 1000 लाइव बर्थ्स इन 2016, ये रेट आ गया है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का। लेकिन अभी भी रूरल एरियाज की अगर हम बात करें तो रूरल और अर्बन, इसका कंपैरिजन बहुत ही ज्यादा ग्रिम है। इट इज वेरी हाई एज कंपेयर टू रूरल एंड अर्बन एरियाज। जहां पे आप रूरल एरियाज की बात करें तो 37 IMR है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, और अर्बन एरियाज में 23 बच्चे जो हैं पर 1000 लाइव बर्थ्स उनकी मृत्यु हो जाती है पैदा होने के बाद। नाउ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें, देखिए एक तो होता है पॉपुलेशन ग्रोथ, जहां पे 10 लोग थे 10 से 11 होंगे, दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है? आप अलग अलग सालों में कितने समय से, कह लीजिए कि पॉपुलेशन ग्रोथ की बात हो रही है, कह लीजिए कितने समय से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, तो वो हर समय हर साल का ग्रोथ देखते हैं और फिर हर ग्रोथ रेट को जो है कंपेयर किया जाता है कि पिछले 10 सालों में क्या ग्रोथ रेट बढ़ा है या कम हुआ है। सो दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, किस रेट से वो ग्रोथ बढ़ी है या कम हुई है। नाउ देयर हैज बीन अ कंसिस्टेंट डिक्लाइन इन द बर्थ रेट्स, पहली चीज तो कंसिस्टेंट डिक्लाइन इन बर्थ रेट्स। दूसरा, डेथ रेट में भी डिक्लाइन आया, नेचुरल ग्रोथ रेट में भी डिक्लाइन आया है इन इंडिया सिंस 1991 2017। इनफैक्ट अगर इसमें कंपैरिजन की बात करें तो इट इज जापान एक ऐसी कंट्री है, जापान, जो आपको बेसिकली आबादी बढ़ाने के लिए इंसेंटिवाइज भी करती है। रीजन बीइंग वहां पे आबादी जो है, कह लीजिए कि कम हो रही है, और वहां पे आबादी जो है वो थोड़ी डेमोग्राफिक डिविडेंड की अगर मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल भारत, इंडिया इज गोइंग टू बी अ वेरी यंग नेशन वेरी सून, एंड उसमें डेमोग्राफिक डिविडेंड आ जाता है, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन जापान की बात करें तो जापान में 50% से ज्यादा जो लोग हैं दे आर ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग रिटायर्ड, एंड दैट इज वन रीजन कि जापान जो है बूढ़ा हो रहा है। सारी दुनिया के देश बूढ़े हो रहे हैं लेकिन भारत जो है जवान हो रहा है। दैट इज वन रीजन जहां आप कह सकते हैं कि भारत के पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। नेक्स्ट अप इज डेमोग्राफिक्स। तो डेमोग्राफिक्स की अगर हम बात करें तो देयर इज हाई इंसिडेंस ऑफ यंग एंड इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन, पहली चीज, एंड रिपोर्ट सजेस्ट कि 27% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो 14 इयर्स, 64.7 इज बिलोंगिंग टू एज ग्रुप ऑफ 15 से 59, 15 टू 59 तक, इस रेंज के अंदर जो है अबाउट 65% पॉपुलेशन लिव्स। नाउ अब बारी आती है टोटल फर्टिलिटी रेट की। तो ये जो NHP है, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल, इट प्रोवाइड्स फॉर TFI, टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.3 फॉर द कंट्री, 2.5%, 2.5 फॉर रूरल एरियाज एंड 1.8 फॉर अर्बन एरियाज। अब ये टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है? एक व्यक्ति अपने लाइफ टाइम में, आफ्टर मैरिज कह लीजिए अदरवाइज भी, तो वो कितने बच्चे पैदा करता है पर यूनिट फैमिली मेंबर या पर यूनिट इंडिविजुअल जो कि कह लीजिए वीडियो बना रहा है। जस्ट अ जोक। नाउ टोटल फर्टिलिटी रेट बेसिकली क्या है, मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं। टोटल फर्टिलिटी रेट इज नथिंग बट आपने ये देखना है कि एक एक व्यक्ति पर यूनिट इंडिविजुअल कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं एक इकोनॉमी के अंदर, तो पर यूनिट पर कैपिटा
कितने बर्थ्स हो रहे हैं. सो दैट इज समथिंग जहां आप देखिए कि एक हाउस होल्ड में 2.3 बर्थ्स हो रहे हैं, या कह लीजिए कि 10 हाउस होल्ड्स में 23 बच्चे हो रहे हैं. दैट इज वाई टोटल फर्टिलिटी रेट की अगर हम बात करें, इट इज पेग्ड एट 2.3 फॉर द कंट्री. एंड इसमें ऐसा देखा जा रहा है कि टोटल फर्टिलिटी रेट की अगर हम बात करें तो इसमें इट हैज बीन डिक्लाइनिंग स्टेडीली. इट हैज बीन डिक्लाइनिंग. तो यूपीएससी वाले लोग जो है उस इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे. डिक्लाइनिंग स्टेडीली, धीरे धीरे करके ये डिक्लाइन हो रहा है. कारण क्या है कि ज्यादातर लोग अब शादी नहीं करना पसंद कर रहे हैं, ज्यादातर लोग जो है वो बच्चे नहीं करना पसंद कर रहे हैं. मॉडर्नाइजेशन एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज, जहां पे महिलाओं को बेटर अपॉर्चुनिटीज है, तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की महिलाएं जो है क्या वो ऑफिस में काम करना चाहती हैं या फिर वो घर संभालना चाहती हैं. इस तरीके के द्वंद्व जो है महिलाओं की जिंदगी में अब सामने आने और ज्यादा प्रगाढ़ हो गए हैं. एंड दैट इज द रीजन व्हाई हमारा फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट वो डाउन आया. नाउ अब बात कर लेते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस की. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस आज की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, 1961 से बनी हुई है. एंड इट कम्स अंडर डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डीजीएचएस के अंडर आता है, विद अ विजन टू हैव अ स्ट्रॉन्ग हेल्दी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन द एंटायर कंट्री. एचएमआईएस को भारत के अंदर एस्टैब्लिश करने की कोशिश. नाउ टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, ये अगर हम बात करें तो सीबीएचआई ने ये सारी की सारी हमारे को डेफिनेशंस दी है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया. द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू अ वुमन एट द एंड ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज. एक महिला अपनी चाइल्ड बियरिंग एज के दौरान कितने बच्चों को जन्म देती हैं, दैट इज टोटल फर्टिलिटी रेट. उसके बाद इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या है. इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इज द नंबर ऑफ डेथ्स अंडर 1 ईयर ऑफ द एज अकरिंग among the live births in the given geographical area during a year per 1000 live births. तो 1000 लाइव बर्थ्स के अंदर, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक साल के अंदर कितने लाइव बर्थ्स हो रहे हैं एक साल के अंदर, वो है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. द नंबर ऑफ डेथ्स अगर ऐसी होती है, लाइव बर्थ्स नहीं, नंबर ऑफ डेथ्स कितनी होगी. नाउ उसका ऑपोजिट, उसको 1000 से माइनस करना पड़ेगा. उसके बाद आ जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेफर्स टू द नंबर ऑफ इयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल एवरेज. तो इतना एक्सपेक्टेड होता है, इससे कम या ज्यादा भी हो सकता है. बर्थ रेट की बात करें तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन पर ईयर. उसके बाद डेथ रेट सिमिलरली नंबर ऑफ डेथ्स हो जाता है. नेचुरल ग्रोथ रेट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स एंड नंबर ऑफ डेथ्स अकरिंग इन 1 ईयर divided by the mid year population of that year multiplied by the factor of 1000. So this gives you natural growth rate. Now अब बारी आती है आज के आखिरी टॉपिक की, दैट इज बीसीजी वैक्सीन. जैसा कि मैंने बोला था कि मैं बीसीजी वैक्सीन को डिस्कस करूंगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया के अंदर 6000 के करीब 6000 के करीब हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं, इंक्लूडिंग फ्रंट लाइन healthcare workers and close contacts of infected patients. They will be undergoing tests to determine if a recombinant bacillus calmette guerin BCG vaccine जो है it can boost their economy or boost their immunity. इकोनॉमी बूस्ट कर रहा हूं बहुत समय से, तो इसलिए इम्यूनिटी की जगह इकोनॉमी निकल गया अगेंस्ट कोविड-19. तो कोविड-19 के खिलाफ क्या ये आवाज हो सकता है. बीसीजी वैक्सीन इज मेड अप ऑफ वीकेंड फॉर्म्स ऑफ लाइव माइकोबैक्टीरियम बोविस. तो माइकोबैक्टीरियम बोविस के माइल्ड स्ट्रेन्स को यूज करके, वीकेंड फॉर्म को यूज करके जो है ट्रीटमेंट की जा सकती है. और इसी चीज के ऊपर जो है रिसर्च वर्क शुरू हो चुका है. क्लोजली रिलेटेड टू द बैक्टीरिया दैट कॉज ट्यूबरकुलोसिस. तो ये जो माइकोबैक्टीरियम है बेसिकली इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द बैक्टीरिया दैट कॉजेस ट्यूबरकुलोसिस. तो यूपीएससी को आदत है वो इस तरीके की स्टेटमेंट्स जो है, बॉस्ड अप स्टेटमेंट्स को वो यूज करना बहुत पसंद करती है. इट वाज for the first time that it was developed in 1920s in Paris and later shipped all over the world. 1920 में इसको डेवलप किया गया था. 1920 के अंदर इसे डेवलप किया गया एंड उसके बाद इसको पूरी की पूरी दुनिया में शिप किया गया था. नाउ इसकी एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो 86% रेट है कि 86% जो है ये एफिकेसी है. दैट मींस कि ये 86 अगर 100 मरीजों को ये दी जाती है, उसमें से 86 लोगों को ये पूरे तरीके से ठीक करने की क्षमता रखती है. बीसीजी एक तो पहली चीज इनएक्सपेंसिव है, खर्चा ज्यादा नहीं है, क्वाइट सेफ है, ज्यादा इसके कह लीजिए साइड इफेक्ट्स नहीं है. बट इट इज ऑल्सो द मोस्ट मिस्टीरियस
and controversial vaccines with at least 10 BCG substrains that are used across the countries. Variable vaccines efficacy, variable vaccine efficacy and huge variations in vaccine practices across the world. इसकी वजह से this vaccine is marred in practice. Now, होता क्या है कि एक स्ट्रेन उठाया जाता है वायरस का और वायरस के स्ट्रेन को कह लीजिए कि माइल्ड कर दिया जाता है, वीक कर दिया जाता है, उसको यूज किया जाता है टू एज अ स्टिमुलस कि हमारी बॉडी के अंदर हम इसको डालेंगे तो बॉडी जो है एंटीबॉडीज जनरेट करेगी या कह लीजिए कि बॉडी जो है वो अपने इम्यून सिस्टम को रोबस्ट करने की कोशिश करेगी और उस वायरस को मार देगी। तो बीसीजी वायरस को मारने के लिए इम्यून सिस्टम रोबस्ट होता है, साथ के साथ जो है नॉर्मल कह लीजिए जो वायरस है उसकी भी मृत्यु हो सकती है अगर बॉडी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। सो दैट इज व्हाई बीसीजी वैक्सीन को यूज करने की बात की जा रही है। करंटली देयर इज एन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस कि फॉर बोथ ह्यूमन एंड एनिमल स्टडीज कि आपको बीसीजी वैक्सीन वी शुड बी ट्राइंग दैट and it has non specific effects on human immune system. तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं पता चल रहे हैं. These effects have not been well characterized and their clinical relevance is unknown. So this is something that researchers need to work upon. 2 clinical trials addressing this this question underwent at WHO. WHO ने ये किया था and it will evaluate the evidences when it is available. तो ये अभी अवेलेबल नहीं हुए हैं, जैसे अवेलेबल होंगे तो हमारी हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की सीरीज में चढ़ेंगे और उसके बाद बाकी सब जगह चढ़ जाएंगे. So this is the entire current affairs of this week. मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सखी सहेलियों के साथ, मित्र बंधुओं के साथ, एंड इफ यू हैवंट ऑलरेडी मेक श्योर आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग this video. You've been a patient and such a wonderful audience. Thank you so much. We'll soon be meeting with so many initiatives जो हमारे चैनल के ऊपर आप लोगों को मिलेंगे. Various initiatives, चाहे वो historical underpinnings of Indian Constitution हो, चाहे polity through NCRTs हो, and in fact we are working on very much important hot legal issues as well, जो कि judiciary and legal services aspirants के लिए बहुत important रहने वाले हैं. So thank you so much guys. Stay tuned to Nyay Academy. This is me signing off. Take care. Have fun while you're in lockdown. Take care.